आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी देख रहे हैं एस टी सिविल पाथ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर धर्मजीत मिश्रा, जो एक बहुत ही सफल व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। तो आज हम इनसे कुछ सीखेंगे और जानेंगे, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मिश्रा जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और आप बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आपसे कुछ बातचीत करें, वार्तालाप करें, जिसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स और फिर हमारी जो जितने भी यूजर हैं वो उसका लाभ ले पाए। तो आप बताइए कि आपका जो सफर है, आपके करियर का और आपकी सफलता का जो राज है, वो आप शेयर बताइए, हमारे स्टूडेंटों को शेयर कीजिए कि कैसे क्या रहा आपका सफर। और आपने लखनऊ में आकर के किस प्रकार से तैयारी की, और मतलब कैसे आपको चीजों को देखा, मतलब कैसे आपको झेलना पड़ा और आप यहाँ तक पहुंचे। तो इन सब बातों पर आप धीरे धीरे बताइए एक एक करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तो पहले धर्मवीर मिश्रा है, जो कि मैं यहाँ लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। और ये पढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ आकर लखनऊ में। यहाँ पढ़ने का थोड़ा माहौल अच्छा है और बढ़िया है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से स्टूडेंट पहले भटकते हैं, कहीं अलग जी। भटकते हैं। पहले एसएससी की तैयारी की, फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी की, फिर और रेलवे की तैयारी की। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं लक्ष्य सर, तो मैं जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि गांव में रहकर तैयारी करना ज्यादा अच्छा है या फिर यहाँ शहर जैसे लखनऊ में आके आपको क्या बेनिफिट मिला यहाँ पे आके? यहाँ यहाँ पर आके मुझे थोड़ा बेनिफिट ये मिला कि पढ़ने का माहौल मुझे पता चला। गांव में पढ़ने का माहौल नहीं पता है, सही डायरेक्शन में बच्चे पढ़ नहीं पाते। वहाँ पे वो डायरेक्शन भटक जाते हैं। यहाँ डायरेक्शन, फिर गुरुजन और सब बढ़िया टीचर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, सब बढ़िया चल रही हैं। इस समय थोड़ा दिक्कत है कोचिंग सेंटर में, लेकिन आगे आने वाले समय में बढ़िया रहेगी। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर माहौल रहता है और पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट माहौल होना बहुत जरूरी है। जी। तो आप कब आए सर यहाँ पे, मतलब आप लखनऊ में कब आए और कैसे, मतलब आप ट्वेल्थ पर कहाँ से किया आपने? मैंने 12th हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से किया है, हरिकृष्णा इंटर कॉलेज से। और उसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद मैंने यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी चालू की है। और टेट में मेरा सही स्कोर नहीं है, इसलिए मैं 2026 टेट दूंगा, उसमें अच्छा स्कोर करूंगा ये सोच रहा हूँ। और आप भी एक अच्छे डायरेक्शन में तैयारी कीजिए। नहीं और तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि यूपी जो आपने पेट का एग्जाम दिया उसमें आपका सही स्कोर नहीं रहा, तो आखिर क्या कारण थे जिसके आधार पर आप सही मतलब मार्क्स नहीं पाए या फिर आप एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके? आप उसको भी बताइए, जो गलतियां आपसे हुई हैं वो आगे आने वाले स्टूडेंटों से ना हो। पहली बात, मैं गांव में था तो मुझे एक भैया ने बताया कि तुम टेट का फॉर्म भर दो। जिसमें ये होता है कि टेट देने के बाद आप यूपी की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ। तो उन्होंने बताया, लेकिन मुझे ये कुछ नहीं पता था कि उसमें टेट स्कोर होता है या क्या होता है। मैंने फॉर्म भर के पेपर दे दिया और अच्छे से तैयारी नहीं की। बस मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, इसलिए मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा। और बस अगर इस बार मौका मिला, अगर पेट आएगा तो मैं अच्छे से तैयारी करके पेट दूंगा। बस मैंने तैयारी अच्छी नहीं की, इसलिए मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे पेट है क्या, मतलब अगर आपको पता चला पेट के बारे में तो बताइए आखिर पेट क्या है और कौन से स्टूडेंट पेट दें आखिर। बच्चों के अंदर कई सवाल ये भी रहते हैं कि मैं क्या करूं, ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद में उनका सही मार्गदर्शन नहीं रहता है। विशेषता जो बच्चे गांव में रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम किस चीज की तैयारी करें, किस दिशा में करें। तो मतलब वो पेट कौन से बच्चे दे सकते हैं, किनके लिए ज्यादा बेटर रहता है, आप ये सब भी बताइए। 10th पास आउट वाले दे सकते हैं, जो 18+ हों, 18 हो गए हों। और 12th वाले भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी दे सकते हैं। मतलब किस क्षेत्र के लिए है, जैसे मतलब किस क्षेत्र में बच्चे जैसे लेखपाल बनना चाहें या कौन से हाँ, लगभग गांव की नौकरियों के स्टेट लिए। के सभी हाँ, एग्जाम स्टेट। के लिए पेटर्न हाँ, अनिवार्य है? स्टेट के सभी एग्जाम के लिए बढ़िया है ये टेट। और यूपी में कोई भी वैकेंसी हो, यूपी पुलिस छोड़ और शिक्षक भर्ती को छोड़कर आप सब में पेट अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो वैसे अभी आप जो तैयारी करते हैं, आपने बताया यूपी ट्रिपल एससी की, तो जो है यूपी ट्रिपल एससी में आखिर मतलब कैसे क्या तैयारी होता है, कौन कौन से पद हैं, ये भी बताइए जी, मुझे। इसमें कई पद हैं। अभी जल्दी कल ही एजीटीए का रिजल्ट आया, जो कृषि अधिकारी होता है। तो इसमें कई भी पद हैं, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। लोअर पीसीएस सीसी में भी आने लगा है, पहले खासकर दूसरे में था, इसी में जोड़ दिए हैं उसको। यही सब कह के है। और टीचर के लिए भी इसमें है। जी, अभी मैंने देखा है जो इस टाइम का अभी एग्जाम हुआ लेखपाल वाला, तो ऐसा जो प्रतीत हुआ हमको या फिर जो स्टूडेंट उसमें शामिल हुए परीक्षा में, उन्होंने बताया कि पिछले सालों की तुलना में इस साल का जो पेपर था वो काफी टफ था।
और स्वाभाविक है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली पेपर टफ बनेगा। काफी ऐसे गांव के बच्चे हैं या फिर जो नए तैयारी के क्षेत्र में बच्चे आते हैं, उनके मन में डर भी रहता है कि क्या हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि जो लेखपाल का पेपर हुआ है इसमें सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया है, इसलिए बच्चे थोड़ा स्कोर कम कर पाए इस जी। बार, क्योंकि इसमें मैथ को पूरा काट दिया गया है, कंप्यूटर को ऐड किया गया है। सिर्फ जीएस। जी, पूरा जीएस 80 नंबर लगभग जीएस है, 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर डीआई है। जी। और 80 नंबर जीएस है तो आप सोच ही सकते हैं कि जीएस क्या कैसे है। बिल्कुल। यही है। और इस समय पर सर ये पेपर लीक वाला जो मामला है, ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे पूरे शिक्षा व्यवस्था को एक मतलब निचला स्तर पर कहीं न कहीं देखने को मजबूर कर देता है। तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? ये हमारे सिस्टम के लिए एक मतलब अविश्वसनीय चीज है और बच्चों को फिर एक जो विश्वास है वो टूटता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कहना हम यही चाहते हैं कि सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जी। कि बच्चों के भविष्य के बारे में, कि पेपर लीक हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उनका पेपर भी अच्छे से नहीं हो रहा है, फिर दोबारा एग्जाम हो रहा है। अभी नीट का एग्जाम देखिए 21 जून को हुआ है, तो बच्चे कितने परेशान हैं। वही सब देखते हुए सरकार को थोड़ा फैसला लेना चाहिए ठीक ठाक, और देखें अपने हिसाब से। जो भी प्रशासन की व्यवस्था है। तो सर यहाँ तक मैंने एक यूपी ट्रिपल एस सी पेट और इन सभी संस्थाओं पर मैंने बातचीत किया। कई बच्चे आपकी चूंकि हाई स्कूल और इंटर के हाई स्कूल में भी आपका अच्छा प्रदर्शन रहा है, आप टॉपर भी रहे हैं और इंटर में भी आपका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके बारे में भी बच्चों को बताएं ताकि जो हाई स्कूल इंटर में है उनको भी पता लगे किस दिशा में हमें तैयारी करनी है जिससे हम अच्छा कर सके और आगे तैयारी में भी हमें सपोर्ट कुछ मिल सके। क्योंकि बच्चे 10th और 12th तो एक सिर्फ मतलब आप ये समझ लीजिए क्वालिफाइंग पेपर है। बाकी आपको नौकरी या फिर आप कहीं उच्च शिक्षा में जाएंगे तो बेहतर प्रदर्शन और आपका जो मार्गदर्शन है वो बाद में ही निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। तो कैसा मतलब वहां पर हाई स्कूल और इंटर के जो छात्र हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें जिससे उनका जो मार्क्स है और जो आने वाले अगले तैयारी में जो महत्व है वो उनका ठीक ठाक रहे। हम हाई स्कूल इंटर के लिए यही कहना चाहूंगा कि पहले वो बोर्ड को देखते हुए पढ़ें, मतलब ये ना कि फालतू का पढ़ें, और बोर्ड में देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्या चल रहा है, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको देखते हुए बोर्ड हाई स्कूल इंटर वाले पढ़ें। और 11th ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लेवल से। 9th और 11th कंपटीशन के लेवल से साइंस लगभग सब एनसीईआरटी सब इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बहुत जी, जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और बच्चों के मन में एक प्रश्न और भी रहता है कि मैं जैसे साइंस साइड से मान लीजिए आप पढ़ते हैं, 12th में आप पहुंचते हैं तो साइंस साइड से अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपके मन में सवाल है कि मैं मैथ से पढ़ूं या बायो से। और दूसरा आपके मन में सवाल रहता है कि मैं आर्ट साइड से पढ़ूं या फिर जो है साइंस साइड से। तो इसमें कौन कौन से बच्चे किस क्षेत्र में जाएं? मान लीजिए कि कौन से बच्चों को कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा। अगर आपका मैथ में अच्छा वर्चस्व है तो आप मैथ लीजिए, अगर जी। मैथ में नहीं है साइंस आप डॉक्टर लाइन में हाँ जाना डॉक्टर लाइन में, इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हो तो मैथ लीजिए, और अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बायो लीजिए। यही सब देखते हुए आईएएस पीसीएस बनना है तो कह तो नहीं सकते हैं कि आर्ट लीजिए। बीटेक वाले भी इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं लगभग। लेकिन एक जो जीएस का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें सहायता करता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीटेक वाले भी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले ही है, आर्ट वाले भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बीए करते हैं, उसके बाद अच्छे कॉलेज से बीए चूज कर लिया और कहीं से कर लिया तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, आपकी मेंस लगभग तैयार हो जाता है जी। यूपीएससी के लिए। सर मैंने एक चीज और भी देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत मतलब कई सालों से तैयारी किए जा रहे हैं और उनकी सफलता क्यों नहीं मिलती? आखिर कौन सा कारण है कि वो लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत कुछ मतलब आते हुए ज्ञानी बाबा जिसको कहते हैं उस टाइप का है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती? आखिर कारण कौन सा है? कारण यही है कि उनका टारगेट नहीं फिक्स है। मार्गदर्शन अच्छा हाँ, नहीं। मार्गदर्शक उनको सही मिला नहीं है। कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं। एसएससी का फॉर्म निकला तो एसएससी भर दिए, रेलवे का निकला तो रेलवे भर दिए, मतलब एक उनका कोई फिक्स गोल नहीं है कि हमें यही अचीव करना है, यही लेना है, इसलिए वो भटक रहे हैं। तो मतलब कोई भी स्टूडेंट आता है अगर तैयारी या प्रिपरेशन में तो उसका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि हमें ये करना है और उस पर वो डटा रहे। ये नहीं कि आप भटकते रहे, कोई वैकेंसी आई आपने फार्म भर दिया और तैयारी करने लगे, तो इस टाइप से आपको भटकना बंद कर देना चाहिए। एक गोल निर्धारित करके उस पर काम करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, गोल अपना एक रखिए, जो उस लाइन के पेपर हैं लगभग उसे दीजिए। जैसे रेलवे का हो गया, अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का दे सकते हैं। हाँ, बस कई आपको एग्जाम इंग्लिश नहीं पढ़नी है उसमें, एसएससी में इंग्लिश पढ़नी है, उसमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है तो आप लगभग दे सकते हैं। लेकिन हाँ, गोल अपना एक अगर एसएससी सीजीएल है तो उसको रखिए कि हमें यही करना है। आप अगर कोई नौकरी पा जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधा आपका गोल एसएससी सीजीएल है तो आप दीजिएगा।
सर एक प्रश्न और है हमारे मन में कि मतलब बच्चों की स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए? आखिर वो तैयारी में नए-नए आते हैं, कई बार होता है ना कि आप कुछ दिन तक मोटिवेशन रहता है, आप ठीक-ठाक पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका मोटिवेशन कम होता जाता है और आप पढ़ाई में थोड़ा-सा लूज़ होते जाते हैं। कहीं न कहीं मतलब आपकी पढ़ाई में एक बुरा प्रभाव पड़ता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है और ऐसा होता है कि आप विचलित हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। तो आप बच्चों को थोड़ा बताइए कि वो किस प्रकार से मोटिवेट रहें ताकि उनकी पढ़ाई थोड़ा अच्छे लेवल से हो सके? आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, पहले अपने सिलेबस को पूरा देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जैसे आप 1 महीने मैथ पढ़े, जी, उसके बाद छोड़ दिए उसको, जी। तो आप गलत रास्ते पे हैं। 1 महीना पढ़ते हैं मैथ, फिर 1 महीना साइंस, फिर 1 महीना वो, फिर 1 महीना ये, ऐसे करते आप मतलब कंटिन्यू जो भी हाँ, पढ़े जो पढ़ें कंटिन्यू। वो कंटिन्यू पढ़ें। 2 सब्जेक्ट पढ़ें तो 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ें। अगर हिस्ट्री पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा कंटिन्यू उसको खत्म करिए अच्छे से, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, बढ़िया से देखिए कि मेरा टेस्ट हाँ, दीजिए टेस्ट सभी। दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए कि कैसे आ रहा है, जिस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है उसका जी। प्रीवियस ईयर देखिए। बस यही स्ट्रेटजी के साथ आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे जो हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, कई बार मैं गाँव चला गया, 20 दिन वहीं रहा, फिर आया, तो पढ़ाई का एक जो रिदम है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है और एक जो जिस प्रकार से मतलब एक दिशा में निश्चित आप लगातार नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं न कहीं एक और असफलता या फिर एक नाकामयाबी जैसा महसूस होने लगता है और चीज़ें मतलब आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को भूल भी जाते हैं और आपको कठिन लगने लगेगा। तो मुझे लगता है जो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अगर आप रेगुलर चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको चीज़ें निश्चित रूप से सरल लगेंगी काफ़ी मात्रा में। और सर आप अपने तरफ से कुछ हमारे प्यारे बच्चों को बताना चाहें? है हमारे तरफ से ये कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अच्छे से शिद्दत से, पूरे मेहनत से, लगन से। जी। जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके बारे में पहले आप एक पेज में नोट डाउन करिए, मुझे ये करना है अपने और से। गूगल उपलब्ध है, आप हाँ, कुछ उससे गूगल में जानना कुछ भी पूछना है तो ये करिए और जो उस दिशा की जो भी वैकेंसी आती है आप उसको ज़रूर से ज़रूर फिल करें और पेपर देते रहें, अच्छे से पेपर दें। अब यहाँ पर गूगल का नाम आया तो मैं एक प्रश्न आपसे वो भी पूछ लेता हूँ कि हमारी तैयारी में फिर गूगल का आखिर क्या महत्व है? कुछ मदद करता है या फिर ऐसे नाम है? गूगल या जो गूगल भी चैट जीपीटी गूगल वगैरह है? बहुत मदद करता है हमारी तैयारी में। जैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, जी। पहले बुक थी, इतनी मोटी-मोटी बुक हम लोगों को खोल के देखना पड़ता था, उसमें समय बर्बाद होता था। आज के समय में मोबाइल है, और गूगल है, उसके इंटरनेट बावजूद कई चीज़ें हाँ, नहीं नहीं मिलती मिल थी। पाती थी। आज मोबाइल है, इंटरनेट है, आप तुरंत देख सकते हैं, तुरंत कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से मैथ, जीएस, साइंस कुछ भी है तुरंत देख सकते हैं। पहले इतनी मोटी-मोटी किताब लेकर आपको देखना पड़ता था, जी। उसमें आप समय बर्बाद होता था। आज समय नहीं, 2 मिनट मोबाइल अच्छी भी चीज़ है, अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बुरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। सर एक चीज़ मैं और देखता हूँ जो मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पर अभी भी कई बच्चे या फिर जो खासकर जो बच्चियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं गाँव की, उनको कहीं न कहीं अभी समाज में ऐसा माना जाता है, ना उनको उच्च शिक्षा मिल पाती है और ना ही उनको लोग बाहर भेजना चाहते हैं। तो इस पर आपका क्या मतलब सोच है कि इस चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए ग्रामीण समाज को या दबकर रहना चाहिए इसी में? नहीं, दबकर तो नहीं रहना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चियाँ हमारी कैसे पढ़ने में अच्छी हैं, तो उनको एक फ़ोन दिलाइए, कोई अच्छा सा बैच कई कई बार यही होता है गाँव में कि फ़ोन दिला दिया तो लोग कहते हैं ये ऐसे कर दी बर्बाद हो गई, ये है, वो है। जो समाज है वो वहाँ का काफ़ी दूषित है। आज भी ये मतलब इतना ये सोशल मीडिया का ज़माना है लेकिन गाँव में कहीं न कहीं आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कितनी चीज़ें आज ये होने के बावजूद गाँव में अभी भी लोग नहीं दे रहे हैं, किसी को फ़ोन नहीं दे रहे, कहीं पढ़ने नहीं जाने दे रहे, मतलब खासकर बच्चियों को। तो ये चीज़ें किस प्रकार से दूर की जा सकती हैं? इसमें सरकार या फिर हम आप ज़िम्मेदार हैं? कौन आखिर इस नहीं, चीज़ हम ही आपको देखना पड़ेगा, सरकार क्या करेगी। अब जी, हम लोगों का फैसला सरकार ले सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें हम लोग को अपने गार्जियन पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चियों को बाहर निकलने दें, जी। पढ़ने दें, उनको मौका दें। आजकल की बच्चियाँ तो हवाई जहाज उड़ा हाँ, रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हाँ, पहाड़ों पे चढ़ रही हैं, पहाड़ों पे चढ़ रही हैं, ऐसे माउंट एवरेस्ट चढ़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मिशन पूरा कर रही हैं वो शायद हम लोग नहीं है बट कोई जी, भी जी। देखिए मुझे लगता है कि इसमें लैंगिक व्यवस्था कोई अ, एक जो मतलब रुकने का माध्यम है वो नहीं बनना चाहिए। सबको बराबर अधिकार है जो हमारा संविधान भी कहता है और जो मतलब एक समाज में इस प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए जो खासकर लिंग को देखकर होती है कि लड़कियां ये कर सकती हैं या फिर लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। उनको भी अधिकार है, वो भी हमसे आपसे बेटर कर सकती है अगर उनको करने का जो है मौका मिलता है तो कहीं न कहीं वो निश्चित रूप से अच्छा करेंगी। फिलहाल सर बहुत सारी बातें हुई हमारी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कुछ आप अपनी तरफ से बच्चों को कहना चाहें तो बता दीजिए? नहीं, बस बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप हाँ, एक सर सफलता और जल्दी लीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि सफलता जल्दी लेने का अलग ही जी।
मतलब वो रहता है कि आप अगर 20-21 साल में, 22 साल में बन गए कुछ, तो ना अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। और आपने 32 साल हो गए, 33 साल हो गए, सफा तो मेरी, तो क्या शादी कर लेंगे, फिर वैवाहिक जीवन चलने लगेगा, तो आप उसमें कुछ मजा नहीं ले सकते एक हैं। प्रश्न सर मेरा और है, इस समय पर एक विवाद चल रहा है खान सर्विस वर्सेस आल टीचर। ये आखिर मतलब एक बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर ऐसे हमको उलझाने का काम किया जा रहा है। मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है जो बच्चे सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो खान सर है या रोशन आनंद सर है उनसे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वो अपने पढ़ाई को छोड़ करके इन मुद्दों पर छानबीन कर रहे हैं कि आखिर क्या है। तो ये क्या है, गलत है या फिर ये सही चीज है? नहीं, ये गलत नहीं है, टीचर्स को हम गलत थोड़ी ना कह सकते हैं। दोनों, एक ऑनलाइन बढ़िया कर रहे हैं, एक ऑफलाइन बढ़िया कर रहे हैं, दोनों। नहीं, ऐसे जो विवाद हो रहे हैं ये गलत है। हाँ, विवाद तो गलत ही है, जो नहीं है उसको बताया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, खान सर को फंसाया जा रहा है, तो यही सब देखते हुए रोशन आनंद सर भी गलत नहीं है, वो भी सही है जी जी। अपने हिसाब से। लेकिन लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो ये मीडिया है हमारी, हमारे देश की, ये कहीं ना कहीं खान सर को फैजल खान बना के एक उनकी जो छवि है वो धूमिल कर रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, खान तो सर को मतलब बच्चों को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, जो हो रहा है वो सरकार देखेगी पूरा। जांच सिस्टम देखेगा। जी बिल्कुल, प्रशासन अपना देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके बारे में अब कहना है मुश्किल है थोड़ा, लेकिन बच्चे अपने पढ़ाई को देखते हुए इस सब मुद्दे पर बात करें थोड़ा बहुत। तो आपसे सब बहुत ही अच्छा लगा मिलकर, और आज हमारे जो मन में बहुत सारे प्रश्न हैं वो आज क्लियर हुए। और हम नेक्स्ट फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद। और हमारे सर, आप, हाँ सर, मैंने एक तो प्रश्न पूछा नहीं, आपने अपना परिचय नहीं दिया था। ये नाम वगैरह। मेरा नाम धर्मवीर मिश्रा है, वैसे मैं अभी 12th पास हुआ हूँ 2025 में, अभी बीएससी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर का पेपर देके आया हूँ। और मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी नहीं नहीं, छोटे नहीं है ये, देखिए अब एज नहीं है मेरी, बस 19 साल है अभी। सूर्य खुद अपनी जो बड़ाई नहीं करता है, और सर भी वैसे हैं, छोटे नहीं है। इनको बहुत सारी चीजें इतनी कम एज में जो है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है बुद्ध जैसे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और हमारे अनुराग सर जो कि हैं, बहुत अच्छा आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, देखिए चैनल पे। शिवा सर हैं, जियोग्राफी पढ़ाते हैं। और हम नए नए टीचर अभी जुड़ेंगे। जी, नए नए टीचर जुड़ेंगे, हम भी सोचे थे अभी पढ़ाने के थोड़ा लिए। सा हम लोग बिजी थे, अब नया शुरू करेंगे जल्दी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस जल्द से जल्द क्लासेस। तो ये सर भी आपको पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाएंगे आपको, बस थोड़ा समय लगेगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिए तो काम हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।